स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जब भी एयर पोल्यूशन का नाम आता है सबसे पहले कौन सी जगह आती है दिमाग में? न्यू दिल्ली। चलो मान लिया कि न्यू दिल्ली का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हम सही नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ न्यू दिल्ली में है एयर पोल्यूशन या फिर और भी इंडिया के विभिन्न पार्ट में है? बहुत चौंका देने वाली रिपोर्ट आई है जिसमें पता चल रहा है कि टॉप 4 सिटीज में आपको नॉर्थ ईस्ट, जी हां, जिसको हम लंग्स कहते थे, जहां पे लश ग्रीन ग्रासेस थी, जो प्लेन्स थे, वहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। त्रिपुरा में, असम में, मेघालय में। और ये एयर पोल्यूशन पूरे नॉर्दर्न बेल्ट में आपको दिखेगा, हिमालयन फुट हिल्स से होते हुए नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स तक बढ़ता जा रहा है। ये एक सिर्फ कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम को हम जड़ से समझेंगे, किस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारे गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, हमारे लिए एक सोशल प्रॉब्लम है, हमारे लिए एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, और इसका सोल्यूशन के लिए रेगुलेटरी बॉडीज और कई सारी स्कीम्स बनती हैं लेकिन फेल हो जाती हैं। क्या सोल्यूशन हो सकता है आखिर एयर पोल्यूशन का? क्या एक्चुअल सोल्यूशन हो सकता है? हम समझेंगे एयर शेड मेथड। एयर शेड मेथड क्या होता है और वो क्यों हमारा फ्यूचर सोल्यूशन होने वाला है? जब भी एयर पोल्यूशन की बात होती है तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वी ओनली अंडरस्टैंड इट विथ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि इसके डिजीजेस के इंपैक्ट जो हैं वो लॉन्ग टर्म में पड़ते हैं। तुरंत नहीं पड़ेगा आपको इंपैक्ट, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि उसमें छुपा होता है पार्टिकुलेट मैटर, PM2.5, PM10। हम उसको भी डिकोड करेंगे। इस पर्टिकुलेट मैटर का इंपैक्ट आपके लंग्स में, ब्लड स्ट्रीम्स में किस तरीके से होता है। साथ ही साथ जो लाइफ स्पैन है, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसको आमतौर पर 5 साल से तो कम ही कर देता है। एंड दिस इज इंपैक्ट नॉट जस्ट ऑन न्यू दिल्ली बट अक्रॉस द इंडिया। और सबसे क्लीन एयर कहां की है? साउथ इंडिया की है। सो इंडिया इज द न्यू पोल्यूशन कैपिटल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। Why the Northeast is choking and what no one is talking about? This is more important to understand that Northeast में ऐसा क्या डिफरेंट हो रहा है जो हम सिर्फ बात पोल्यूशन के लिए NCR रीजन या दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा की करते हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट Northeast. It's a wake-up call for us. Now, a region we thought was pristine, green, pure, जहां पे लश ग्रीन ग्रासेस हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, जहां पे मॉनसून में बहुत बरसात होती है और एयर क्लीन हो जाती है, बट वहां पर जब स्टडी की जाती है, नॉर्थ ईस्ट इज द न्यू पोल्यूशन हॉटस्पॉट। Why this has become a hotspot? सवाल यह है कि हॉटस्पॉट बना कैसे, इसको हम समझते हैं। ठीक है, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, these states, once a symbol of natural purity, are now registering pollution levels as dangerous as North India, overall North India. बिहार में भी बहुत पॉल्यूशन है, आप जाएंगे, बस प्रॉब्लम क्या है? वहां पर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, वहां की रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। पुअर रिपोर्टिंग इज वन सच कॉज जिसकी वजह से हम अक्रॉस नॉर्थ इंडिया नहीं देख पा रहे हैं कि एयर पोल्यूशन की स्थिति है क्या। यहां पर जब रिपोर्ट्स आती हैं तो यह पता चलता है कि यहां पर भी एयर पोल्यूशन लेवल कुछ अच्छा नहीं है। और ज्यादा डरा देने वाली बात यह है कि मॉनसून सीजन में जहां पे इतना पानी गिरता है, उसके बाद भी यहां पर एयर पोल्यूशन लेवल्स कम नहीं हो रहे हैं। सो आने वाले टाइम में 10-20 इयर्स डाउन द लाइन, दीज आर गोइंग टू बी द हॉट स्पॉट्स फॉर एयर पोल्यूशन। नाउ CREA ने एक स्टडी की, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। यहां पर एक रिसर्च होती है कि एनर्जी और क्लीन एयर का जो लिंकेज है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनीज आप देखेंगे या तो वो रिन्यूएबल होंगी या नॉन रिन्यूएबल होंगी, फॉसिल बेस्ड एनर्जी होंगी। जो फॉसिल बेस्ड वाली कंपनीज हैं वो क्रूड ऑयल या कोयले का प्रयोग कर रही होंगी और बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या पर्टिकुलेट मटेरियल रिलीज करते हैं एनवायरमेंट में, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ जाता है। इसीलिए एनर्जी एंड क्लीन एयर के लिंकेज को समझने के लिए स्टडी की जाती है। नॉर्थ ईस्ट इज नॉट जस्ट सीजनली polluted, it's polluted all the year round. यह है ज्यादा बड़ी समस्या। आप मैप पे देखिए इसको। अगर आप नॉर्दर्न स्टेट्स को देखेंगे, हिमालयन फुटहिल से लेकर के आप यहां पंजाब से लेकर के शुरू करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड द होल ऑफ द नॉर्दर्न बेल्ट इज पोल्यूटेड एंड गेट पोल्यूशन लेवल्स आर इंक्रीजिंग। दिल्ली से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर के आप असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय तक भी पोल्यूशन लेवल्स बहुत ज्यादा हाई हैं। क्रिया की रिपोर्ट के हिसाब से नाउ इंडियाज एयर पोल्यूशन, एक रियलिटी चेक लेते हैं, ये कितने एरिया में किया गया है। आप यहां पे देखेंगे जो इसका स्केल है, उस स्केल पर जो रेड सिंबल शो करता है, माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर।
जहां पर भी रेड शो कर रहा है इट इज हैवीली पोल्यूटेड। तो आपको ऑफ कोर्स दिल्ली एनसीआर रीजन दिख रहा है, कुछ यहां पर भी दिख रहा है, पंजाब में लुधियाना पोल्यूशन लेवल्स आर वेरी हाई। देन द न्यू एरिया वी आर फाइंडिंग हियर इन मेघालय, असम, बिहार में भी यू कैन सी दिस हैपनिंग। नाउ क्रियाज रिपोर्ट शोज एन अलार्मिंग फैक्ट्स। क्या है वो फैक्ट? स्टडी कवर्स 749 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया। 60% डिस्ट्रिक्ट्स एक्सीड इंडियाज ओन स्टैंडर्ड। जो हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं 60% डिस्ट्रिक्ट्स उससे ज्यादा एयर पोल्यूटेड हैं, और WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो एक भी डिस्ट्रिक्ट सिटी क्वालिफाई नहीं हो रही है। एंड 0 डिस्ट्रिक्ट्स मीट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस सेफ्टी लिमिट। So this is one of the challenging facts for the future time, for the future governance. हमारी गवर्नेंस में हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ क्लीन एयर को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किस तरीके से चेरिश करेंगे, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इसके रूट कॉज को, अंडरस्टैंड करेंगे हम इसके रूट कॉज को भी। दिस मीन्स इंडियाज पॉल्यूशन इज नो लॉन्गर अ दिल्ली प्रॉब्लम। ये हमें पहले समझना पड़ेगा। सिर्फ दिल्ली से बाहर जाना ही एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बाहर भी एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। नाउ यू कैन सी इंडिया गेट, जो इंडिया गेट इतना क्लीन दिखता है कभी कभी मॉनसून में, बिकॉज ऑफ हेज, बिकॉज ऑफ स्मॉग, बिकॉज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, पराली बर्निंग, यही इंडिया गेट इतना ज्यादा ढक जाता है, और ये एयर बिल्कुल भी ब्रीदिंग के लिए अनहेल्दी है, सीवियर क्वालिटी है। इट्स नो लॉन्गर स्टबल बर्निंग। अब तक एक समस्या थी हैप्पी सीडर मशीन या पराली बर्निंग जो हरियाणा में हो रही थी, उसकी वजह से वो हवा दिल्ली तक आ जाती थी। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल मोटिव भी हो सकता है, दिल्ली गवर्नमेंट यूज्ड टू से बिकॉज ऑफ एडजेसेंट स्टेट्स बर्निंग देयर क्रॉप्स एंड द रेसिड्यू कम्स इनटू द एयर, इसलिए इस समय पोल्यूशन होता है। इट्स स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। क्या है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम? हमें जाना पड़ेगा रेगुलेशन में, रेगुलेटर्स के पास। नाउ नॉर्थ ईस्ट पोल्यूशन पजल, इसको डिकोड करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का ये पोल्यूशन पजल कैसा है। फॉर डिकेड्स नॉर्थ ईस्ट वॉज सीन एज इंडियाज लंग्स। हमने हमेशा देखा कि नॉर्थ ईस्ट में इतनी ग्रीनरी है कि अगर थोड़ा बहुत पोल्यूशन हो भी गया तो कोई बात नहीं है, वहां पर जो एयर ऑक्सीजन जनरेशन है वो बहुत अच्छी है। लेकिन इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स विदाउट एनवायरमेंटल ओवरसाइट आने लगे, वहां पर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बहुत तेजी से हुई। लास्ट 20 इयर्स में हम देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट होता है नॉर्थ ईस्ट में। एंड डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट इज अ क्लासिक डिबेट। ओके, इस डिबेट में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आ चुके हैं अब हमारे। वहां पर सीमेंट की फैक्ट्रीज लगी, कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज लगी, रैट होल माइनिंग इनटू द कोल बेस्ड माइनिंग, कई बार ये किस्से मिलते हैं मेघालय से सुनने को। लाइमस्टोन की माइनिंग बढ़ी, क्वायरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटीज, रैपिड अनरेगुलेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन असम मेघालय बॉर्डर। इस बॉर्डर पर बहुत ज्यादा गारो खासी जयंतिया हिल्स जो हैं वहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। और जब भी आपको इंडस्ट्री लगाते हो आपको क्लियरेंस चाहिए होता है। क्लियरेंस कौन सी मिनिस्ट्री देती है आपको? एनवायरमेंटल क्लियरेंस ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, आगे भी इसका रेफरेंस लेंगे। तो एनवायरमेंट की मिनिस्ट्री आपको एक क्लियरेंस देती है कि आप अपनी इंडस्ट्री, चाहे वो सीमेंट की हो, लाइमस्टोन की हो, आप लगा सकते हैं यहां पर। और अगर आपकी इंडस्ट्री किसी भी नॉर्म्स को, किसी भी रेगुलेशन को बाईपास करेगी तो फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखेगा। तो आपको समझना है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी रिपोर्टिंग किसको है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने किसको क्लियरेंस दिया है? इन इंडस्ट्रीज को भी क्लियरेंस दिया हुआ है। These regions lack strict pollution monitoring. Strict pollution monitoring नहीं हो रही है यहां पर, वो अक्सर बाईपास कर दिया जाता है। इसलिए आप देखेंगे बिरनीहाट एक नया एरिया है नियर गुवाहाटी, टॉप्स ग्लोबल पोल्यूशन। हम उसको ज्योग्राफिकल मैप पे भी देखेंगे कैसे वो बॉर्डर एरिया है, गुवाहाटी के पास है। पोल्यूशन लिस्ट इन न्यू 2025 रिपोर्ट टॉप कर रहा है वो पोल्यूशन रिपोर्ट में। ओल्ड टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड देयर, चीप फ्यूल, सस्ता फ्यूल, चाहे वो कोल हो चाहे वो क्रूड ऑयल हो, लो कंप्लायंस, परफेक्ट रेसिपी फॉर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पोल्यूशन। और वहां पर पार्टिकुलेट मैटर, इट्स नॉट जस्ट द CO2 प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम की बात नहीं हो रही है, एयर पोल्यूशन की बात हो रही है। वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि वहां पे प्लानिंग नहीं की गई है। प्लानिंग नहीं करने के बाद अगर व्हीकल्स वहां पर इंक्रीज कितने हुए हैं? डबल नहीं हुए हैं, वहां पर 300 से 400 गुना राइज देखा गया है व्हीकल्स का। बायोमास बर्निंग कल्चर,
मोर ओवर वहां पर जो भी ट्राइबल्स हैं, स्लैश एंड बर्निंग, झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है, हम सब जानते भी हैं। तो बायोमास को बर्न करने की प्रैक्टिस है। आप देखेंगे कि सीजनल फॉरेस्ट फायर्स भी होती हैं मिजोरम में, जिसकी वजह से ऑलरेडी वहां पर जो नेचर की साइकिल है उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर एयर में जाता है। अर्बनाइजेशन विदाउट गवर्नेंस, अर्बनाइजेशन होता जा रहा है क्योंकि इंडस्ट्रीज लग रही हैं, लोगों का इन्फ्लक्स आ रहा है, वहां पर व्हीकल्स आ रहे हैं और अर्बनाइजेशन हो रहा है। गुवाहाटीज पॉपुलेशन डबल्ड इन लास्ट 20 ईयर्स, डबल हो गई पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया, नॉट सो मच, जिसकी वजह से एक नेचर पे भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है और पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। बर्निहाट वर्ल्ड्स वर्स्ट एयर, 2024 के डेटा पे जो प्रिपेयर की गई रिपोर्ट है, रिसेंटली आई है IQ एयर द्वारा, अ ग्लोबल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फर्म। बर्निहाट रिकॉर्डेड एन एनुअल एवरेज पार्टिकुलेट मैटर 2.5, कितना था वहां पर, 128.2 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। कितना ज्यादा है इसका अंदेशा लगाने के लिए मैं आपको एक लिमिट देता हूं। जो स्टैंडर्ड है अगर उसके ऊपर जाता है तो हम उसे सीवियर कह देते हैं। इट इज 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर इससे ज्यादा होगा तो वो सीवियर कंडीशन में आ जाता है और हमारे पास 128.2 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। सो जस्ट अंडरस्टैंड द सीवियरिटी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको कहा है इंपॉर्टेंटली। अगर हम मैप पे देखते हैं तो आप ब्रह्मपुत्रा रिवर जा रही है और यहां पर जब आप आएंगे तो यहां पे बॉर्डर पर बिल्कुल बर्निहाट है। यहां पर दिस इज मेघालय, यहां पर बॉर्डर पे है बर्निहाट। यहां पर जो मैंने आपको बताया असम मेघालय का बॉर्डर, वहां पे बहुत तेजी से रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड्स वर्स्ट एयर क्वालिटी बनती जा रही है बर्निहाट की। दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। Indian Express also reported that Assam Meghalaya border has world's worst air. उसका कारण जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया, कारण वही है कि ये इतना ज्यादा बुरा क्यों होते जा रहा है, क्योंकि अनप्लान्ड है और अनरेगुलेटेड है। सिंपल सी बात है। ऑन द बेसिस ऑफ बर्निहाट वाज रैंक्ड द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी टाउन मेट्रोपॉलिटन एरिया इन द वर्ल्ड इन 2024, इन द एंटायर वर्ल्ड इन 2024। इन इंडियाज कॉन्टेक्स्ट अगर बोला जाए तो बर्निहाट इज ऑल्सो ओवरटुक मेनी लार्ज मेट्रोपोलिसेस, सरपासिंग इवन द नेशनल कैपिटल इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर 2.5। दिल्ली से भी ज्यादा है यहां पर PM 2.5 का पोल्यूशन। दिस इज द सीवियरिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट द हेज, नॉट द स्मॉग। तो पूरा नॉर्थर्न इंडिया कवर्ड है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। आप भूटान भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, किस तरीके से उसने अपने आप को डेवलप किया विथ नेचर। वी वांटेड टू डेवलप दैट काइंड ऑफ टूरिज्म विथ नेचर। नाउ पॉइंट इज, यहां पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, रैपिड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से पर्टिकुलेट मैटर 2.5 दिल्ली से भी ज्यादा है यहां पर। इंडियाज इनविजिबल किलर 2.5 क्या था? मैंने आपको बोला था कि वी विल टॉक अबाउट इट। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 कैसे काम करता है? ये बहुत स्मॉल होता है। वेन एवर यू आर इनहेलिंग एनी काइंड ऑफ दीज गैसेज, आपको थोड़ा सा पंजेंट स्मेल होती है, विच इज नॉट लाइक फ्रेश एयर। पंजेंसी फील होती है, विथ डस्ट होती है जनरली, लेकिन ये बहुत फाइन होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। देयर साइज इज वेरी स्मॉल, 2.5 माइक्रोन से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। तो एयर के साथ मिक्स होकर के आपकी लंग्स में इंटर करते हैं ये, और जब आपके लंग्स में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और वो फ्रेश ऑक्सीजन आपके ब्लड स्ट्रीम्स में फ्लो करती है, तो ये जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है ये आपके ब्लड स्ट्रीम्स में आ जाता है, और ब्लड स्ट्रीम्स में आने के बाद आपके अलग अलग ऑर्गन्स में जाता है। आपके ऑर्गन्स में अलग प्रकार की इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जो कल को जाके ट्यूमर या कैंसर जैसी बीमारियों में तब्दील हो जाता है। कुछ लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लोगों को पर्स्पिरेशन शुरू हो जाता है, एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन डिसऑर्डर्स होते हैं, स्ट्रोक, कैंसर, चाइल्ड स्टंटिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नाउअडेज आपने देखा होगा कि ओवरऑल जो भी अर्बन सिटीज है, इवन इफ दे आर फॉलोइंग अ गुड लाइफस्टाइल, आई एम टॉकिंग अबाउट देम, उनके अंदर आप अचानक से देखेंगे एक नई प्रॉब्लम आते हुए, ट्यूमर या कैंसर की। इसका कारण क्या है? द एनवायरमेंट अराउंड यू, द एयर अराउंड यू। ये इतनी बड़ी समस्या है कि आगे जाकर के उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वहां के लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, वहां के लोग काम नहीं कर पाएंगे सही से, सिक लीव लेंगे।
और जिस तरीके से हम एक न्यूक्लियर प्लांट की बात करते थे कि न्यूक्लियर प्लांट जहां भी लगा हो उसके सराउंडिंग में वर्कर्स या कम्युनिटी सेफ नहीं महसूस करती है, उसी तरीके से एक इंडस्ट्रियल एरिया को भी ट्रीट किया जाने लगेगा। तो एक बहुत डीपर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है जहां पर हम डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरमेंट का पोल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं। सो टू हैव अ सेफ एनवायरमेंट वी हैव टू गो लिटिल डीपर इनटू दिस। नाउ हार्वर्ड स्टडी ने क्या कहा? हार्वर्ड स्टडी एस्टिमेट्स पोल्यूशन रिड्यूसेस 5.3 इयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया, नॉट दिल्ली, इंडिया। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं 5 साल कम करेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ओवरऑल इंडिया में 5 साल कम करेगा। इंडिया लूज 5 इयर्स ऑफ लाइफ टू एयर पोल्यूशन, दिल्ली वर्स्ट एट 12 इयर्स। दिल्ली में तो जो लोग रहने वाले हैं वो 12 साल, अगर आप रह रहे हैं दिल्ली में कॉन्टिन्यूसली तो 12 साल आपकी एज कम हो जाएगी। शिकागो यूनिवर्सिटी स्टडी ने कहा है लोअर पोल्यूशन लॉन्गर लाइफ्स एक्सपेक्टेंसी गेन्स इफ इंडिया रिड्यूस्ड पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन, यानी PM 2.5 को कम करना तो बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने कभी सोचा नहीं होगा? जरूर सोचा है, इसके बारे में भी सोचा है और सोचने के बाद एक्शंस भी लिए। प्रॉब्लम कहां पे आती है? स्ट्रिक्ट रेगुलेशन में। वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन को हम अडेयर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो एक टूथलेस टाइगर है जिसके पास पेनलाइजिंग पावर्स नहीं है बहुत ज्यादा। वो गाइडलाइंस फॉलो करने में लगी हुई है और रिपोर्ट किसको करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। वही मिनिस्ट्री जो कंपनीज को क्लियरेंस दे रही है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे रही है। सो समवेयर देयर इज अ प्रॉब्लम इन स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। नाउ यू सी CPCB reports to Ministry of Environment, the same ministry that clears industrial projects। तो आप समझ सकते हो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पर। एक जो रेगुलेटर है और जो प्रमोटर है जिसने क्लियरेंस दिया है वो सेम बॉडी को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और इस डायलेमा को रिजॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ एनवायरमेंटल फंड मिसयूज के लिए NGT ने पेनलाइज किया है CPCB को। पेनलाइजेस CPCB, क्रिटिसाइजेस मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्स। मिनिस्ट्री को भी बोला है कि आप क्या देख रहे हैं, व्हाट ओवरसाइट यू आर हैविंग ओवर CPCB। जो एनवायरमेंटल फंड दिया गया था उसका मिसयूज कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया जा रहा है, इंडस्ट्रीज पे लगाम नहीं लगाई जा रही है, सीवियर अंडर स्टाफिंग है। RTI रिप्लाई शो करते हैं 40% टाइम पर पोजीशंस ही नहीं फिल्ड हैं। जब भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आपको इंफॉर्मेशन मांगते हैं, रिप्लाई नहीं मिल पाता है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रही है CPCB। सो एज अ बॉडी तो हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है, ऑन पेपर हमने एक टाइगर तो बना दिया है जो अटैक कर सकता है पोल्यूशन के ऊपर, बट वो ऑन पेपर ही रह गया है। दैट इज द प्रॉब्लम। मेनी स्टेशंस आर ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं है, वो उनको रीच आउट करना मुश्किल है, उनसे रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, तो एक पब्लिक ट्रस्ट भी कम हो रहा है। मेनी रिपोर्ट्स आर डिलेड, इनकी रिपोर्ट्स टाइमली नहीं आ पा रही, इनके पास रियल टाइम डेटा नहीं है। इनसे अच्छा डेटा तो हमारे सैटेलाइट से इसरो दे रहा है जिसका काम भी नहीं है एनवायरमेंटल डेटा देना। Satellite data from CREA, NASA, WHO is often more reliable than the CPCB. That is the problem we are having here. तो इस बॉडी के वर्किंग में ही प्रॉब्लम है जिसके लिए बहुत जल्दी रिफॉर्म की जरूरत है। नाउ हमने एक प्रोग्राम भी बनाया, अब आप समझ सकते हैं क्यों वो फेल किया होगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च भी किया। समझ गए थे, ऐसा नहीं कि गवर्नेंस को पता नहीं है कि हमें क्लीन एयर की जरूरत है, बट वो प्रोग्राम बहुत बुरी तरीके से फेल करता है। टारगेट था स्टार्टिंग में 5 साल का, बट उसको साल दर साल बढ़ाया भी जाता है। क्लीन एयर प्रोग्राम में पर्टिकुलरली हम पार्टिकुलेट मैटर को टारगेट कर रहे थे। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम प्रॉमिस्ड 20 to 30% रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन। पोल्यूशन मींस एयर पोल्यूशन, बट स्टडीज शो कोई भी लीगल अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी किसी भी सिटीज की तरफ, और ये सिटी ओरिएंटेड था, अर्बन एरियाज के लिए था ये प्रोग्राम। नो अकाउंटेबिलिटी, नो लीगल अकाउंटेबिलिटी, कोई पेनल्टी भी नहीं थी, वॉलंटरी था ये प्रोग्राम कि अगर कोई सिटी पार्टिसिपेट करना चाहती है तो करे, नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं है। नो पेनल्टीज, नो एमिशन कैप्स ऑन द इंडस्ट्रीज की पर्टिकुलरली कुछ आप डेटा तो दीजिए कि इतना आपको रिड्यूस करना ही करना है, इतने पे आपको स्टैंडर्ड सेट करना है। अभी हम बात कर रहे हैं कार्बन मार्केट की, कार्बन मार्केट के लिए नए रूल्स पॉलिसीज आ रहे हैं, बट पॉइंट इज पर्टिकुलेट मैटर के लिए तो आप एक मार्केट नहीं बना सकते हैं सर। सो वी नीड टू रिड्यूस द पर्टिकुलेट मैटर, वो जो फाइन पार्टिकल्स हैं जिससे डिजीजेस हो रहे हैं, एयरबॉर्न डिजीजेस। NCAP is basically a voluntary program pretending to be a policy।
ये पॉलिसी जैसा दिखता है बट एक वॉलंटरी प्रोग्राम है, करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ता है। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन इंडिया, क्या एनसीएपी फेल हो चुका है? यस, एनसीएपी इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्रोग्राम्स नॉट जस्ट इन इंडिया फॉर क्लीन एयर, ग्लोबली क्लीन एयर के लिए वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्रोग्राम है, बट यहां पे भी डेटा कलेक्शन बेटर नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रोग्राम भी हमारी, दिस इज द रिपोर्टिंग बाय डाउन टू अर्थ। नाउ इंडियाज क्लीन एयर क्राइसिस एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। जब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है, जो वेरियस एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, S&P, मूडी, वो सिर्फ किसी इकोनॉमिक के परफॉर्मेंस को नहीं देखती हैं, वो वहां के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देखते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ऑल द थिंग्स अलोंग विद द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सवाल ये है कि क्या वो अब इन्वेस्टर्स इंडिया में निवेश करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए अगर वहां पे एयर पॉल्यूटेड होगी? जापान, यूरोपियन यूनियन, यूएस, मिडिल ईस्ट नाउ क्लासिफाई एयर क्वालिटी एज एन ESG रिस्क, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिस्क, कि अगर एयर खराब है तो भाई यहां के इन्वायरमेंटल भी रिस्क है, गवर्नेंस का भी रिस्क है और सोशल रिस्क भी है। क्या कोई वहां पर निवेश करेगा? और इंडिया जब अपने डेवलपिंग स्टेज में है, यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है डेवलपमेंट के साथ इन्वायरमेंट पे ध्यान देना, एयर क्वालिटी पे ध्यान देना। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग जो है, पॉल्यूटेड सिटीज रिड्यूसेस वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। एयर पोल्यूशन की वजह से, मास्क लगाने की वजह से और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा फटीग्ड, नॉजिया या डिजीनेस फील करेंगे, इंक्रीज सिक लीव, रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो पीपल विल ट्राई टू लीव दैट प्लेस। नाउ एयर क्वालिटी ओवरलुक्ड पिलर ऑफ द ESG एंड सस्टेनेबिलिटी, तो उस पर भी बात चल रही है। यानी कि आने वाले टाइम में जैसे हमने वाटर पोल्यूशन को इतना सिग्निफिकेंटली लिया, अब एयर पोल्यूशन की बारी है, एंड दैट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू दिल्ली एंड NCR, टू ऑल द नदर्न बेल्ट। एयर शेड गवर्नेंस इंडियाज ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि हमने देखा कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम बन जाती है, एयर पोल्यूशन भी एक तरीके से एक पॉलिटिकल करेंसी फॉर द वोट बैंक बन जाती है पॉलिटिशियंस के लिए। अगर दिल्ली में एयर पोल्यूटेड है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हरियाणा, पंजाब या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स हैं? हाँ हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, कैन इट रिड्यूस the air pollution? To some extent, but not 100%. It will require a coordinated effort from the adjacent states who are sharing the air shed. जो एयर शेड के नीचे हैं उन सबका एक कोऑर्डिनेटेड NCR रीजन का एफर्ट लगेगा, तब जाके वो कम होगा। सो पोल्यूशन की जो बाउंड्रीज हैं वो ज्यादा वाइडर है हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज की, वो किसी पर्टिकुलर टेरिटोरियल बाउंड्री पे नहीं है, वो एयर की बाउंड्री है, हमें ये समझना होगा। लाइक दिल्ली pollution spreads over 7 to 8 सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स, जो अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब का भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए हमको। नॉर्थ ईस्ट एयर शेड कवर्स पार्ट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सब का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा पूरे एयर शेड का, तब जाके जिसको हम जोन या क्लस्टर कह सकते हैं। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच इनटू द एयर शेड कैन ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके अलावा भी कुछ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ना कोस्टल एयर शेड कवर्स तमिलनाडु, केरला, यहां पर क्लीन एयर है तमिलनाडु, केरला, तो आप ये देखिए कोस्टल एयर शेड क्लीन है रिलेटिवली देन हमारे हिंटरलैंड्स। ओके, इफ यू क्लीन Delhi but not Haryana or Punjab, Delhi stays polluted. That is the problem that we need to understand, and this is the only solution. Difficulty फिर से आएगी किसमें? implementation में और सही regulator में। For decades, बहुत टाइम से इंडिया ट्रीटेड पॉल्यूशन एज अ दिल्ली प्रॉब्लम, कि ये एक दिल्ली की प्रॉब्लम है, सीमित है दिल्ली तक, बस दिल्ली में ही है प्रॉब्लम। नहीं, ये प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया है, पूरे नदर्न बेल्ट में है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर सीवियर है, कहीं पर अनरिपोर्टेड है, कहीं पर अंडर रिपोर्टेड है, बट ये प्रॉब्लम सूनर और लेटर पूरे एयर शेड को इंपैक्ट करने वाली है। नाउ इट्स एवरीवेयर, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक जो टाइम है फ्रॉम द हिमालयन फुटहिल्स टू द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये प्रॉब्लम हमें रिपोर्ट्स के थ्रू दिखना शुरू हो चुकी है। द नॉर्थ ईस्ट इज गिविंग अ वेकअप कॉल टू ऑल ऑफ अस to wake up, including the governance structure. The question is, will we wake up or will we choke silently? Will we wake up or we will choke silently? This is important, we need to understand. Do tell me in the comment box how difficult it is to fight with air pollution. What governance measures are being taken in your district? Was it successful?
A good news for all the civil services aspirants. GS Foundation prelims to interview लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा जो शुरू होने वाला है और इसके लिए एक अचीवर्स सेल आई है. टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द सेल, सो आप जल्दी से इसका फायदा उठाइए. डोंट वेट फॉर इट लॉन्ग. 3 भाषाओं में है क्लासेस, इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश. इंग्लिश जहां पर आपको हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, लेकिन मटेरियल दैट विल बी यूज्ड विल सोनली बी इन इंग्लिश. हिंदी भाषा में टीचिंग एंड द स्टडी मटेरियल बोथ विल बी इन हिंदी. इंग्लिश में टीचिंग एंड लर्निंग एवरीथिंग विल बी डन इन 100% इंग्लिश मीडियम. ओके, सो द प्राइस स्टार्ट्स बहुत बेसिक मिनिमम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12,500, दैट इज 499. सो टू अवेल दैट यू कैन यूज द कोड ART Live. ART Live कोड का प्रयोग कीजिए और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो at 7303212303 पर. एनी डाउट्स आप मुझे रीच आउट कीजिए रिगार्डिंग द कोर्स, कैसे पढ़ना है. और बेसिक से एडवांस पढ़ने का मतलब ये होता है कि पहले आपकी मेंटल कंडीशनिंग ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू NCERTs की यूपीएससी की कोर डिमांड है क्या इस एग्ज़ाम की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए एग्जाम को लेकर के, तो वो कंडीशनिंग जो है NCERTs करती हैं. देन आप एडवांस क्लासेस में जाते हो जहां पे आपको डिक्टेशंस मिलती हैं, आपको क्रक्स का मटेरियल मिलता है, आपको सारी बुक्स, आपको बुक्स के लिए भटकना नहीं पड़ता है, आपके घर पे डिलीवर होंगी. सो दैट यू कैन रिवाइज फ्रॉम देयर, स्टडी फ्रॉम देयर, एंड टीचर्स विल नॉट जस्ट गाइड यू, टीचर्स विल बी देयर विथ यू. सो आपको पूरी यूपीएससी की एक फिलॉसफी है, तो उस फिलॉसफी में अपने आप को लाना पड़ेगा. देन इन दैट प्रोसेस यू विल गेट सिलेक्टेड. सो ऑल द बेस्ट, होप टू सी यू इन द क्लास. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.